Hello class, today we will do chapter 9 reproduction in animals. So देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा. The importance of reproductive process. Explain the various types of asexual reproduction. हम asexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के. डिटेल आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी देखेंगे. Outline the post-fertilization events. Distinguish between oviparous and viviparous organisms, and we'll also going to establish the relationship between hormones and metamorphosis. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? The process by which an organism is able to produce more of its own kind is known as reproduction. तो वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, बनाता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. इट इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज. अब आप इस चीज़ को खुद समझ पा रहे होंगे कि अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो जो एक प्रजाति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. अगर एक भी प्रजाति का रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चे होगी ही नहीं. भाई एक समय पर आकर सबको बूढ़ा होना है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, सबकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हों, वो ख़त्म हो जाएंगे. पर अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी उन्हीं के जैसे और बच्चे नहीं होंगे, तो फिर वो तो पूरी की पूरी जो स्पीसीज़ है, जो प्रजाति है, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पीसीज़ के कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस के लिए. थ्रू दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड. These individuals grow and reproduce again and thus increasing the population of the species. जनसंख्या बढ़ती है कि भाई अगर हम बात करें, एक न्यू इंडिविजुअल आया, वो इंडिविजुअल छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, उसने भी रिप्रोडक्शन किया, वो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गया और उसने अपनी ही जैसी स्पीसीज़ को और पैदा किया. तो ये ज़रूरी होता है स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए अर्थ पर, और इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है. A species is a group of similar looking organisms who can interbreed to produce a fertile offspring. Special characters of an organism are carried from parents to their young ones. There are two modes of reproduction in animals. तो animals में दो टाइप से reproduction होता है. First is sexual and the other one is asexual. तो सबसे पहले हम बात करते हैं asexual reproduction की. तो asexual reproduction वो reproduction है जिसमें सिर्फ एक parent required होता है. It means only one parent is involved. This means that one animal creates offspring of its own, यानी कि एक ही parent अपने जैसे एक और offspring को पैदा कर सकता है. For example, organisms like hydra, amoeba, bacteria and fungi exhibit asexual reproduction. There are various types of asexual reproduction. अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कौन कौन से तरीके हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पीसीज पैदा हो सकती हैं. सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि एक सेल का दो सेल्स में डिवाइड हो जाना. तो बाइनरी फ्यूजन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाएगा. Amoeba is a simple unicellular organism which reproduces by the method of binary fission. In amoeba, reproduction begins with the duplication and division of the nucleus. This is followed by the division of cytoplasm. Thus, the parent organism divides into two identical offspring. तो बाइनरी फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और ये सिंपली स्प्लिट हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है दो में. ओके तो होता ये है कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और आपको दो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं. तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले ये पेरेंट सेल था, यानी कि ये पेरेंट है. इसके बाद देखो ये यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस इधर चला गया और एक न्यूक्लियस इधर चला गया. उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर ये ऑर्गेनिज्म अलग हो गया और ये ऑर्गेनिज्म अलग हो गया. तो ये जो दो डिवाइड हुए हैं इनको हम बोलेंगे टू डॉटर सेल्स, यानी कि जो डिवाइड होकर बने नए उनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स. नाउ बडिंग. बडिंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर सेल ग्रोज ऑन अ पेरेंट सेल.
तो बडिंग के अंदर होता है कि पेरेंट सेल के ऊपर ही जो न्यू सेल होता है वो उग जाता है, वो ग्रो कर जाता है। दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जिबिटेड इन हाइड्रा, ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। एन एडल्ट हाइड्रा, देखिए ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। प्रोड्यूसेस स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन इट्स बॉडी वॉल, तो एक जो मैच्योर हाइड्रा होता है, जो एडल्ट हाइड्रा होता है, उसके अंदर देखो सबसे पहले ये छोटा सा ग्रो निकला, फिर ये थोड़ा सा और ग्रो किया, फिर इसने और ग्रो किया, और देखिए ये फिर इससे अलग हो गया, तो ये हो गया आपका बडिंग। तो इसके अंदर आपने देखा कि पेरेंट बॉडी के ऊपर ही जो आपका न्यू सेल था वो ग्रो होने लग गया। These outgrowths are called buds. The buds grow in size and separate as new individual. ये बड बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं बड। ये बड बढ़ती है और जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है तो ये पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की। सो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ अ बायोलॉजिकल एंटिटी। अ क्लोन इज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द कंप्लीट जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ रेगुलर बॉडी सेल फ्रॉम द डोनर इनटू अ रिसिपिएंट। तो क्लोनिंग के अंदर क्या किया जाता है? क्लोनिंग के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है उसके पेरेंट, और वो बनाया जाता है पेरेंट की जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक मतलब उसका साइज़ क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, वो क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे मटेरियल को एक बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक अलग ट्रांसमिट किया जाता है, और ये डाला जाता है डोनर से रेसिपेंट के अंदर, और इस तरीके से आप क्लोन बना सकते हैं। डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल विच वॉज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट शीप। तो डॉली एक सबसे पहली क्लोन्ड मैमल है जो कि अपने बिल्कुल, ये एक शीप है और ये बिल्कुल अपने पेरेंट शीप जैसी ही है। क्लोनिंग में लीड टू सेवरल एबनॉर्मेलिटीज़ विच कुड इम्पैक्ट द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द क्लोन। हालांकि क्लोनिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, क्योंकि आप जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, और इसके अंदर गड़बड़ी अगर हो गई तो मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है जो नया क्लोन तैयार हुआ है। Advocates of human therapeutic cloning believe that cloning could help in producing organs for transplantation and in regenerative medicine. हालांकि ये माना जाता है कि अगर ये क्लोनिंग मेथड सक्सेसफुल हो गया तो जैसे ह्यूमन बींग्स को ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उस समय पे क्लोनिंग काफ़ी मदद कर सकती है। नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि एक मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए। सो दिस इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स टेक्स प्लेस थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स आर कॉल्ड गोनैड्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं गोनैड्स। टेस्ट्स आर द मेल गोनैड टेस्टीज, इट्स नॉट टेस्ट, टेस्टीज आर द मेल गोनैड्स एंड ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स। गोनैड्स प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मेल के अंदर टेस्टीज होती हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, ओके। और इनका काम होता है सेल्स बनाना और इन सेल्स को बोलते हैं गैमेट्स। एग्स आर द फीमेल गैमेट्स एंड स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो फीमेल गैमेट है यानी जो ओवरी बनाते हैं वो बनाते हैं आपके एग यानी अंडे, और जो मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट का नाम है आपका स्पर्म। ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जो चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे। तो पेयर ऑफ टेस्टीज़ यानी दो टेस्टीज़ होती हैं। टू वास डेफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट्स होते हैं जहाँ से स्पर्म आपका रिलीज होता है, आता है। स्पर्म डक्ट जहाँ से स्पर्म आपका पीनिस में आता है। देन एंड अ पीनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। अब टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स बनाना। अ स्पर्म इज शेप्ड लाइक अ टैडपोल। इट हैज़ अ हेड एंड अ मिडल पीस एंड अ लॉन्ग टेल। अब जो आपका स्पर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका हेड होगा,
उसके बाद ये आपका ये होगा और पीछे होगी एक टेल। द टेल हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम इन द फीमेल ट्रैक्ट एंड रीच द एग। तो इस टेल का क्या काम होता है? इस टेल का काम होता है एग को, ये जो स्पर्म है उसको आगे बढ़ने में मदद करना, जिससे ये फीमेल एग तक पहुंच पाए। द स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू द पीनिस बाय द स्पर्म डक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट। अब आपका जो स्पर्म होगा वो कहाँ से बाहर निकलेगा? पीनिस से। Certain chemical substances known as hormones are produced by the body and influence cell and tissue function. Testes produce a male hormone called testosterone, responsible for the development of secondary sexual characteristics like cracking of voice and growth of mustache and beard in males. तो देखो एक एज तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में, एक गर्ल की बॉडी में और एक बॉय की बॉडी में। पर एक एज के बाद जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है वैसे वैसे मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। एक गर्ल की बॉडी अलग तरीके से शो करती है प्यूबर्टी, और एक मेल जो एक बॉय की बॉडी होती है वो अलग तरीके से प्यूबर्टी शो करती है। तो जो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं, जैसे कि आवाज़ का चेंज होना या दाढ़ी मूंछ का आना लड़कों में, तो वो होता है मेल हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। तो ओवरीज होती हैं इसके अंदर, इसमें आपको दिखाया भी होगा, ये देखिए ये ओवरी होती है, 2 ओवरी हैं इसलिए इसे पेयर बोला गया। उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब होते हैं, ये आपका यूटेरस, ओके, एंड दिस इज़ वजाइना। अब होता क्या है कि ये जो ओवरी का काम होता है, ये जो ओवरी का काम होता है, ओवरी का काम होता है एग बनाना, और उन एग्स को बोलते हैं ओवा। ओवरीज प्रोड्यूस ओनली 1 एग और ओवम एवरी मंथ। अब हर महीने यानी कि हर महीने आपका एक एग प्रोड्यूस होता है। Ovaries produce a female hormone called estrogen, which is responsible for the development of secondary sexual characteristics like growth of pubic hair and breasts in female. जिस तरीके से बॉय की बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसी तरीके से गर्ल की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं जो कि बॉय की बॉडी से अलग होते हैं। तो जिस तरीके से बॉय की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरीके से जो गर्ल की बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है आपका एस्ट्रोजन। ओके, सो एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं या फिर आप फीमेल हार्मोन कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक गर्ल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। अब आखिर ये तो हमने अलग अलग पढ़ लिया कि स्पर्म मेल की बॉडी में हो गया और एग फीमेल बॉडी में हो गए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, यानी स्पर्म और एग को मिलना होगा तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा। उससे पहले होता है फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल गैमेट्स रीच अ फीमेल गैमेट, यानी कि जब स्पर्म पहुँचता है ओवम के पास, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज़ विद द ओवम। एक्चुअली जब स्पर्म रिलीज होता है तो बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, इट इज़ नॉट अ सिंगल वन, बट ओवम में एंटर सिर्फ एक स्पर्म कर पाता है। द स्पर्म एंटर्स द ओवम एंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम रिजल्टिंग इन अ सिंगल न्यूक्लियस। अब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं और ये एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसी प्रोसेस को, जो यहाँ पर आपका स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आउट ऑफ द मिलियन स्पर्म्स ओनली 1 फर्टिलाइजेज द ओवम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं, पर सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम के अंदर एंटर कर पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, जब ये दोनों मिल गए तो एक सिंगल सेल बन गया, यानी फर्टिलाइज्ड एग बन गया, और उसका नाम है जाइगोट। द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, और यही शुरुआत है एक नए इंसान के बनने की। द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर थ्रू एन एग एंड सम फ्रॉम द फादर थ्रू अ स्पर्म। अब जैसा कि हमने देखा कि फादर की तरफ से स्पर्म आया और फीमेल की तरफ से था ओवम,
यानी एग। तो दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगी। दिस इज वाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिजेंबल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉम द ओविडक्ट द जाइगोट ट्रेवल्स टू द यूटेरस वेयर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। होता क्या है कि इस ओवरी से, ये ओवरी से रिलीज होता है एग, यहाँ पर ये स्पर्म से मिलता है। जब ये स्पर्म से मिलता है तो यहाँ पर ये बनता है जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद ये इस फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पर आएगा, यूटेरस में, और वो यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये बाकी की अपनी 9 मंथ्स की ग्रोथ को कंप्लीट करेगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट होगा, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। द जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। तो न्यू इंडिविजुअल की शुरुआत हो जाती है जाइगोट से। जाइगोट यानी कि वो सेल जो कि स्पर्म और एग से मिलकर बना है। The zygote moves down to the uterus and divides repeatedly to form a ball of cells called the embryo. ये लगातार डिवाइड होता है। जिस दिन से ये बनता है उस दिन से इसका डिवीज़न शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये बिल्कुल एक सेल, पूरे सेल्स की बॉल जैसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द मदर्स यूटेराइन वॉल। द एम्ब्रियो ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशनल नीड्स फ्रॉम द मदर्स यूटेरस। अब इस एम्ब्रियो को अपने जीने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये यूटेरस से उसको लेता रहेगा। रिपीटेड सेल डिवीजन्स रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब सेल डिवीजन होता रहेगा। देखो, जैसे ही जाइगोट बनता है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, नए सेल्स बनना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे नए सेल्स बनते हैं न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर एम्ब्रियो यानी कि जो बॉल है सेल्स की, उसमें आप उस छोटे से बच्चे की पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हो, यानी कि अब उसमें उसके बॉडी पार्ट्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीटस। यानी कि अब वो सेल्स की बॉल नहीं है, एक वो बॉल नहीं है, अब वो बच्चा है एक छोटा सा, जिसके अंदर आपको उसके बॉडी पार्ट्स नज़र आ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। When fertilization takes place inside the female's body, it is called internal fertilization. तो ये इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, ह्यूमन बींग के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था, तो हम इसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization takes place in humans, dogs, and hens. In a hen, the zygote undergoes rapid division after fertilization and moves down the oviduct. During this period, many protective layers form a hard shell around the developing embryo. The hen sits on its egg to provide warmth for the developing embryo. This is known as incubation. तो hen के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो ओविडक्ट से मूव करता है, और उसमें शेल्स ऐड होते चले जाते हैं, और वो कवरिंग को, जो हार्ड शेल होता है, जो उसका ऊपर का होता है वाइट पोर्शन, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अंदर जो उसका ऑफ स्प्रिंग होता है, उसके बाद जब वो अंडे दे देती है हैन, तो वो उस पर बैठती है, उसको गर्मी देने के लिए, उसको गर्माहट मेंटेन करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। द चिक हैचेज फ्रॉम द एग आफ्टर 3 weeks ऑफ इंक्यूबेशन। अब उसमें से निकलेगा चूजा, और चूजा निकलता है 3 हफ्ते के बाद, यानी इंक्यूबेशन। वो जो मुर्गी है, जो हैन है, वो 3 हफ्ते उस पर बैठेगी, तब उसके अंदर से चूजा निकल कर आएगा, यानी कि चिक निकल कर आएगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल से आप समझ गए बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल से समझिए बॉडी के बाहर। When male and female gametes unite outside the body of the female, it is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish and frogs. In such animals, fertilization takes place in water. तो ऐसा बहुत कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स के साथ, जैसे कि फ़िश हुए, फ्रॉग हुए, इनका फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। Female frogs lay hundreds of eggs in water. Eggs are laid in a form of jelly.
The male frog then releases its sperm in water near the eggs. The sperms move in water with the help of their tails. Fertilization takes place when an egg comes in contact with the sperms. तो देखो इनका तो फर्टिलाइजेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि जो फीमेल फ्रॉग होगी वो अंडे दे देगी और उसके अंडे जेली टाइप के होंगे. उसके बाद मेल फ्रॉग आएगा और अपने स्पर्म रिलीज़ कर देगा उन अंडों के आसपास. अब जो स्पर्म रिलीज़ करेगा वो स्पर्म टेल की हेल्प से एग के पास चलकर जाएंगे. चलकर क्या मतलब, इस तरीके से स्विम करते हुए जाएंगे, चलकर नहीं स्विम करके जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. तो 3 स्टेजेस होती हैं एक फ्रॉग की. सबसे पहले एग, जब वो अंडा होता है, दूसरा टैडपोल और तीसरा एडल्ट जिसमें वो पूरा का पूरा फ्रॉग बन जाता है. इन द फर्स्ट स्टेज द एग फ्यूजेज विद स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट. सबसे पहले जैसा कि ह्यूमंस में भी हो रहा था कि स्पर्म है वो मिलेगा एग के संग और जाइगोट बनाएगा. द जाइगोट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म अ टैडपोल. उसके बाद जाइगोट डिवाइड होगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा था, ह्यूमन सेल में हो रहा था, फीटस के टाइम तक भी डिवीज़न चल रहा था. तो इसी तरीके से जाइगोट यहाँ पर भी डिवाइड होगा और टैडपोल में कन्वर्ट हो जाएगा. विच इनिशियली लुक लाइक अ फिश विद अ टेल, इट फर्दर डेवलप्स इनटू अ फ्रॉग. और उसके बाद डेवलपमेंट होकर आपका फ्रॉग तैयार हो जाएगा. अब हम बात करते हैं ओवीपेरस एंड विवीपेरस एनिमल्स की. तो विवीपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं. विवीपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स एंड कैट्स. दूसरी तरफ ओवीपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं सीधा, ये अंडे देते हैं. द यंग वंस टेक बर्थ फ्रॉम द एग्स. एग्जाम्पल ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स, ये तो आप खुद भी दे सकते हैं, हैंस हो गई, आपके लिजर्ड्स हो गए, ये सब अंडे देते हैं और अंडे फूट कर इनके बच्चे बाहर निकलते हैं. हैव यू सीन अ टैडपोल, डज इट लुक लाइक एन एडल्ट फ्रॉग. एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड बटरफ्लाई अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. तो अगर आप टैडपोल को देखेंगे, देखिए ये है, ये अंडे थे, अंडे स्पर्म से मिले, जब ये दोनों आपस में मिले तो टैडपोल बना. ठीक है, डेवलपिंग यानी कि ये टैडपोल बनने की कगार पर है. उसके बाद ये डेवलप होकर बन गया टैडपोल और उसके बाद ये बना आपका एडल्ट फ्रॉग. तो अगर आप देखोगे तो जो एडल्ट फ्रॉग है वो बिल्कुल भी टैडपोल के आसपास भी नज़र नहीं आ रहा. नज़र का मतलब बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे. टैडपोल बिल्कुल अलग एक आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा और फ्रॉग एक अलग ऑर्गेनिज्म दिखेगा. तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एक्चुअल एडल्ट बनने से पहले जो उसकी स्टेजेस होती हैं उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. अब मेटामॉर्फोसिस का रोल क्या है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस. Metamorphosis takes place under the influence of hormones. In an insect, it is controlled by a number of insect hormones and in a frog, it is controlled by 2 hormones. तो जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है ये 2 हार्मोन्स की हेल्प से होता है फ्रॉग्स में, थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन. आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन. आप सबको पता है कि थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. If there is a lack of iodine in the water where the tadpoles are growing, they will not metamorphose into adult frog. और अगर ये उस पानी में है जिसमें आयोडीन बहुत कम है या नहीं है तो ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी. क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद ट्राई करने हैं. अगर कोई डाउट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. वी विल डिस्कस योर डाउट्स. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.